हेलो फ्रेंड्स, बायो टॉपर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, थ्री चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC रिस्पेक्टिवली, whose साइड इज ए, द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। आपसे पूछा गया है तीन आवेश प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू क्रमश ए भुजा वाले समूह समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष पर रखे जाते हैं। निकाय का द्वि द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ऑप्शन ए है 3QA, ऑप्शन बी है 2QA, ऑप्शन सी है √6QA, ऑप्शन डी है √3QA। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, √3QA। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, जिनके वर्टेक्स पे तीन चार्जेस दिए गए हैं, -2Q, +Q और +Q। हमें पहले -2Q चार्ज को स्प्लिट करना है। अ, हमें पता है जो डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो -Q चार्ज से +Q चार्ज की तरफ होती है। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है। दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाना है, cos 60 की वैल्यू डालनी है, और हमारा आंसर जो है वो नेट डायपोल का √3Q आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी इज राइट ऑफ ए हैविंग चार्ज 8 into 10⁻⁻6 कूलम एंड -2 into 10⁻⁻6 कूलम respectively are fixed with separation of 20 centimeter. Where should a third charge particle be placed so that it does not experience a net electric force? पूछा गया है, दो कण ए और बी दाईं ओर है ए के, जिसके आवेश क्रमश 8 × 10⁻⁻6 कूलम तथा -2 × 10⁻⁻6 कूलम है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक तीसरा आवेश कण कहाँ रखा जाना चाहिए कि उसे विद्युत बल का अनुभव ना हो? ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑन ए, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ए, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी, ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपको दिख रहा है दो चार्ज हैं, ए और बी पर रखे गए हैं, जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा है। थर्ड चार्ज को हमने माना कि वो राइट साइड है बी के। हम नेट फोर्स को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर है वो x इक्वल्स टू जो है 20 सेंटीमीटर आ जाएगा राइट ऑफ बी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and charge q is accelerated from rest in uniform electric field of strength E. The velocity acquired by it travel a distance L is। आपसे पूछा गया है, द्रव्यमान m और आवेश q वाले एक स्थिर इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्रफल E में त्वरित किया जाता है। दूरी तय करने में इसके द्वारा प्रय किया गया वेग है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं।
फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एम ए होता है, फोर्स जो बराबर होता है क्यू ई के। तो क्यू ई बराबर हो जाएगा एम ए के, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला था चार्ज रेस्ट पे है। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी जो हमारी आ जाएगी वो ये आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टू चार्ज पेयर सेपरेट अ डिस्टेंस टी, exert force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2, then what is the force if all the conditions are same? आपसे पूछा गया है, दूरी d पर स्थित दो आवेश गोले एक दूसरे पर बल F लगाते हैं, यदि उन्हें परावैद्युत नियतांक 2 वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा यदि सभी स्थिति एक समान हो। ऑप्शन ए है F/2, ऑप्शन बी है F, ऑप्शन सी है 2F, ऑप्शन डी है 4F। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, F/2 हो जाएगा। बिकॉज इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आइए। एयर में जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/d²। मीडियम में जो होगा वो k टाइम्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/d² के की वैल्यू दे रखी है 2। जब हम पुट करेंगे इनका रेशियो लेंगे तो मीडियम में जो फोर्स आ जाएगा वो F/2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C has charge Q and stored energy is W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be। आपसे पूछा गया है, धारित्र C वाली एक संधारित्र पर आवेश Q और संग्रहित ऊर्जा W है। यदि आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए है 2W, ऑप्शन बी है W/2, ऑप्शन सी है 4W, ऑप्शन डी है W/4। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4W होगी। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV² या हाफ Q²/2C। तो हम Q²/2C का यूज़ करेंगे। जब चार्ज जो है डबल हो जाएगा तो जो एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी W के। देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टू बल्ब्स ऑफ वेटेज 40 वोल्ट एंड 100 वोल्ट रेटेड एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 440 वोल्ट, व्हाट विल हैपन? आपसे पूछा गया है 220 वोल्ट पर निर्धारित 40 वॉट तथा 100 वॉट क्षमता वाले दो बल्ब 440 वोल्ट के साथ श्रृंखलन में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 40 वॉट बल्ब विल बी फ्यूज, ऑप्शन बी है 100 वॉट बल्ब विल फ्यूज, ऑप्शन सी है बोथ बल्ब विल फ्यूज, ऑप्शन डी है नथिंग विल हैपन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 वॉट बल्ब विल फ्यूज। आइए देखते हैं कैसे। आपने पढ़ा होगा P = V²/R। दोनों जो हैं वो सीरीज में है, 40 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो इनके जो रेजिस्टेंस है पहले पहले उनको हम निकाल लेंगे। सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, दोनों का रेजिस्टेंस का सम होगा। सप्लाई वोल्टेज जो है वो 440 वोल्ट की है, तो इससे हम करंट निकाल लेंगे। तो जो टोटल करंट आएगा सर्किट में वो आएगा 0.26 एम्पियर। अब दोनों के अक्रॉस हम वोल्टेज देखेंगे तो जो 40 वोल्ट बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो आएगा 314.6। वोल्टेज जो 100 वोल्ट के अक्रॉस आएगा वो 125.84 आएगा। हम देख रहे हैं कि जो 40 वोल्ट बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है। रेटेड वोल्टेज कितना था, 220 वोल्ट। तो ये इसलिए ये जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाएगा, जबकि 100 वोल्ट वाला बल्ब जो है वो फ्यूज़ नहीं होगा, बिकॉज रेटेड वोल्टेज के अंदर है इसका वोल्टेज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q डिस्क्राइब अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज। आपसे पूछा गया है, द्रव्यमान m तथा आवेश q वाले एक आवेशित कण
बी तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में गुणन गति करता है जिसकी त्रिज्या r है तथा परिक्रमण की आवृत्ति होगी। ऑप्शन ए है बी क्यू अपॉन टू पाई एम, ऑप्शन बी है बी क्यू अपॉन टू पाई आर एम, ऑप्शन सी है बी टू पाई एम अपॉन बी क्यू, ऑप्शन डी है बी एम अपॉन टू पाई क्यू। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी क्यू अपॉन टू पाई एम। बिकॉज आपने पढ़ा होगा कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बी क्यू अपॉन टू पाई एम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव द कंडक्टर इज। आपसे पूछा गया है पूर्व से पश्चिम की ओर एक चालक में धारा प्रवाहित होती है, एक चालक के ऊपर की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ऑप्शन ए है टूवर्ड्स नॉर्थ, ऑप्शन बी है टूवर्ड्स साउथ, ऑप्शन सी है टूवर्ड्स ईस्ट, ऑप्शन डी है टूवर्ड्स वेस्ट। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए टूवर्ड्स नॉर्थ। कैसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक कंडक्टर जिसमें जो करंट है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट। तो इसके जो ऊपर की साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनेगी, नीचे की साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। ये आप राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। तो ऊपर की साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में है। अगर हम एक लाइन खींचे ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो ऊपर कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। आपसे पूछा गया है चुंबकीय प्रेरक का विमीय सूत्र है। ऑप्शंस देख लीजिए, एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला। चलिए देखते हैं कैसे। बिकॉज आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में वो होता है F इज इक्वल्स टू बी आई एल। हमें बी की जो डायमेंशंस है वो निकालनी है। तो इधर उधर ले जाएंगे, फोर्स की डायमेंशंस रखेंगे, करंट की डायमेंशन रखेंगे और लेंथ की डायमेंशन रखेंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज सिचुएटेड विद इट्स एक्सिस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b, द वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विल बी। आपसे पूछा गया है चुंबक के आघूर्ण m की एक चुंबक अपनी दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्थिर है, इसको 180 डिग्री से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है -mb, ऑप्शन बी है +2 mb, सॉरी ऑप्शन बी है +mb, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है +2 mb। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी +2 mb। इतना जो वर्क है वो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे। आपको पता है जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट कराने के लिए, वो होता है W इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। एम बी इज इक्वल्स टू इनिशियली जो एंगल था वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही था तो जीरो एंगल होगा। 180 डिग्री रोटेट कराना है तो कॉस थीटा टू की वैल्यू 180 डिग्री होगी। वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो जो आंसर है हमारा +2 mb आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड टू स्टोर 1 kWh ऑफ एनर्जी इन अ कॉइल कैरिंग 200 एम्पियर करंट। आपसे पूछा गया है 200 एम्पियर विद्युत धारावाही कुंडली में 1 kWh ऊर्जा संरक्षित करने हेतु कितने प्रेरक की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है 1800 हेनरी, ऑप्शन बी है 180 हेनरी, ऑप्शन सी है 880 हेनरी, ऑप्शन डी है 800 हेनरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 180 हेनरी। आइए देखते हैं कैसे। तो आपको पता है एनर्जी जो स्टोर्ड होती है इंडक्टेंस के अंदर उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू हाफ L I स्क्वायर। ई की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 kWh दे रखी है।
1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के। तो इसको पुट करेंगे, ये जो इक्वल होगा वो हाफ एल आई के स्क्वायर के होगा। आई की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो एल की वैल्यू जो आ जाएगी वो 180 हेनरी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टू प्योर इंडक्टर ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन पैरेलल बट आर वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, द टोटल इंडक्टेंस इज। क्वेश्चन में पूछा गया है, स्वयं प्रेरक एल वाले दो शुद्ध प्रेरक एक दूसरे से दूर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब कुल प्रेरक तो होगा। ऑप्शन ए है 2L, ऑप्शन बी है L, ऑप्शन सी है L/2, ऑप्शन डी है L/4। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी L/2। आइए देखते हैं कैसे। बिकॉज क्वेश्चन में आपसे बोला है कि दोनों जो इंडक्टेंस है दोनों की वैल्यू L है और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जैसे रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में और सीरीज में कनेक्ट, उसी तरीके से इंडक्टेंस भी सेम कनेक्ट होता है, फॉर्मूला भी इनका सेम होता है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जो L इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा L/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल in Webers is given by equation phi is equals to 3t square plus 4t plus 9, then the magnitude of induced EMF at 2 second will be। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक कुंडली से स्मद फ्लक्स समीकरण फाई 3t² प्लस 4t+9 द्वारा दिया जाता है, तब t सेकंड में उत्पन्न ईएमएफ होगा। ऑप्शन ए है 4 वोल्ट, ऑप्शन बी है 3 वोल्ट, ऑप्शन सी है 8 वोल्ट, ऑप्शन डी है 16 वोल्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 16 वोल्ट। आइए देखते हैं कैसे। बिकॉज हमें दे रखा था फ्लक्स की जो इक्वेशन थी वो 3t² प्लस 4t+9 है। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो आएगा 60+9। टी सेकंड पे 2 सेकंड पे पूछा है, तो टी की जो है वो वैल्यू डाल देंगे 2, 6 2 जो 12 प्लस 4 आ जाएगा 16। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल फॉर डीसी इज 5 ओम, इन केस ऑफ एसी द रेजिस्टेंस विल बी। आपसे पूछा गया है डीसी के लिए एक कुंडली का प्रतिरोध 5 ओम है, एसी के लिए ऑप्शन ए 5 ओम रहेगा, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी शून्य होगा, बी 0। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इंक्रीज करेगा। कैसे? बिकॉज डीसी में तो जो रेजिस्टेंस है वो आर की वैल्यू आर ही रहेगी, बट एसी में क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कॉइल दे रखी है, तो कॉइल के केस में यहाँ पे इंडक्टेंस भी आ जाएगा। तो हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस केस में, जो कि होता है Z = √R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो आर की वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब जो वैल्यू है वो आर से ज़्यादा ही आएगी, तो जेड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। इसकी वजह से जो एसी का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज 10 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इन वाटर विल बी। आपसे पूछा गया है वायु में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जल में उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर होगी। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बिकॉज हमें पता है जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f μ-1 × 1/r1 - 1/r2। तो एयर के लिए है, और वाटर के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों का रेशियो लेंगे। फोकल लेंथ एयर में जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, जब रेशियो लेंगे तो हम देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो FW जो वाटर में फोकल लेंथ है वो 4 टाइम्स आ जाएगी फोकल लेंथ ऑफ एयर के, और एयर की जब वैल्यू डालेंगे तो 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रॉम बट विल बी द वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। क्वेश्चन में पूछा गया है निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच से गुजरने के बाद तरंग दैर्घ्य क्या होगी। ऑप्शन ए है 4000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 6000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 9000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी है 15000 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 4000 एंगस्ट्रॉम। आइए देखते हैं कैसे। बिकॉज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के वेवलेंथ के। तो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 जो है वो इक्वल्स हो जाएगा λ2 अपॉन λ1 के। एक कॉशी फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्वर्स का रिलेशन इनका होता है। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा λ2 जो आ जाएगा वो 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है व्हेन द लाइट इज रिफ्रैक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। पूछा गया है जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता। ऑप्शन ए है वेवलेंथ, ऑप्शन बी है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी है वेलोसिटी, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेवलेंथ एम्पलीट्यूड वेलोसिटी ये चेंज करती हैं बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल वेरी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ये फ्रेंड्स वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, वो कॉशी फार्मूले पर ही है। तो कॉशी फार्मूला बताना है आपको। तो कॉशी फार्मूला होता है ऑप्शन ए म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा। इसी के अकॉर्डिंग जो लैम्डा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री द वेलोसिटी इन मीडियम इज। आपसे पूछा गया है एक प्रिज्म का क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। ऑप्शन ए है 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 4.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 4.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आइए देखते हैं कैसे। बिकॉज साइन आई सी इक्वल्स टू 1/म्यू होता है। यहाँ पे आई सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है। तो हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। यहाँ पे साइन आई सी जो दे रखा था वो 30 डिग्री दे रखा था। 30 डिग्री साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। रेसिप्रोकल करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। तो वी की जो वैल्यू है वो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व व्हेन लाइट वेव इंटरफेयर्स। पूछा गया है जब प्रकाश तरंगों का व्यक्तीकरण होता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है। ऑप्शन ए है इंटेंसिटी, ऑप्शन बी है एनर्जी, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी है मोमेंटम। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है इंटरफेरेंस के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ द टू वेव रिप्रेजेंटेड बाय y1 इक्वल्स टू 4 sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t प्लस π/2 इंटरफेयर एट अ पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी।
पूछा गया है यदि y1 इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 द्वारा दर्शाई गई दो तरंग एक बिंदु पर हस्तक्षेप करती हैं तो परिमाणित तरंग का आयाम लगभग होगा। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3.5। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 होगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा एम्पलीट्यूड का वो 5 आएगा आंसर। आइए देखते हैं कैसे। बिकॉज रिजल्टेंट वेव जो होगी वो y इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू होगी। y1 और y2 की वैल्यू डाल देंगे। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। दोनों के बीच में पाई बाय टू का फेस डिफरेंस है। जब पाई बाय टू का फेस डिफरेंस होता है तो जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। तो आप इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विड्थ विल बी मिनिमम। पूछा गया है द्विस्लिट स्लिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम होगी। ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी है वॉयलेट, ऑप्शन सी है रेड, ऑप्शन डी है येलो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वॉयलेट के लिए। बिकॉज फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा के। मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फ्रिंज विड्थ होगी। हमें पता है वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है। तो इसलिए जो फ्रिंज विड्थ जो होगी वो वॉयलेट कलर के लिए मिनिमम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है येलो लाइट इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन विद slit width of 0.6 millimeter. If yellow light is replaced by X-ray, then the observed pattern will be। आपसे पूछा गया है पीले प्रकाश का उपयोग 0.6 मिलीमीटर की स्लिट के साथ एक स्लिट विवर्तन में किया जाता है। यदि पीले प्रकाश का को एक्सरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो प्रेक्षित पैटर्न प्रकट होगा। ऑप्शन ए है दैट द सेंट्रल मैक्सिमा इज नैरो, ऑप्शन बी है मोर नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ऑप्शन सी है लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ऑप्शन डी है नो डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नो डिफ्रैक्शन पैटर्न। नो डिफ्रैक्शन पैटर्न इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिकॉज जो एक्सरे होती है वो इनविजिबल होती है, तो इसलिए हमें कोई भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल व्हेन द मेटल सरफेस इज illuminated by the light of wavelength 6400 angstrom, then the maximum kinetic energy of emitted photoelectron will be approximately। आपसे पूछा गया है एक धातु का कार्यफलन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है जब धातु की सतह को तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से रोशित किया जाता है तो उत्सर्जित फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम गतिज ऊर्जा लगभग होगी। ऑप्शन ए है 1.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन बी है 2.8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन सी है 14 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ऑप्शन डी है 1.4 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आइए इसे सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई। तो एच की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू पता है, लैम्डा आपको गिवन है, फाई की वैल्यू आपको दे रखी है। जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर 1.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। आपसे पूछा गया है एक समान ऊर्जा के प्रोटॉन और एक अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का क्या अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 4:1, ऑप्शन डी है 1:4। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। आइए देखते हैं कैसे। बिकॉज डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो h अपॉन √2m अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी होता है। फोटोन के केस में होगा ये, अल्फा पार्टिकल के केस में ये होगा। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है, तो जब हम इसका रेशियो लेंगे तो ये मास पे डिपेंड करेगा। मास जो होता है अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स होता है, तो √4:1 आ जाएगा। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन। आपसे पूछा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की निम्न श्रेणी में से कौन सा दृश्य क्षेत्र में है। ऑप्शन ए है लाइमन, ऑप्शन बी है बाल्मर, ऑप्शन सी है पास्कन, ऑप्शन डी है ब्रैकेट। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो विजिबल रीजन में लाई करता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, वो बामर सीरीज में लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड बाय रेडियोएक्टिविटी न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ। क्वेश्चन है एक बीटा कण रेडियोएक्टिव धर्मी नाभिक द्वारा किसी रूपांतरण के समय उत्सर्जित होता है। किससे उत्सर्जित होता है। ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन इंटू एनर्जी, ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन इंटू एनर्जी। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन में न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हेन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इट्स कोवेलेंट बॉन्ड देन द सेमीकंडक्टर इज सेड टू बी। आपसे पूछा गया है जब एक अर्धचालक की विद्युत चालकता उसके सहसंयोजी बंध टूटने के कारण हो तो उस अर्धचालक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है डोनर, ऑप्शन बी है एक्सेप्टर, ऑप्शन सी है इंट्रिंसिक, ऑप्शन डी है एक्सट्रिंसिक। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जब सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण होती है तो उसको इंट्रिंसिक कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि डोनर, जब डोनर इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं जिसे डोपिंग कहते हैं, तो उस कंडीशन में जो सेमीकंडक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीएन जंक्शन हैज अ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आपसे पूछा गया है एक पीएन जंक्शन संधि की मोटाई का क्रम होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए है 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन डी है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन फॉरवर्ड बाइज द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड। आपसे पूछा गया है अगर अभिनति में पीएन जंक्शन संधि डायोड के विगत रोधी की चौड़ाई क्या होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी है डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज होगी। बिकॉज फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है और जो अप्लाइड पोटेंशियल होता है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे बैरियर पोटेंशियल इधर एक्ट कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा
अप्लाइड पोटेंशियल होता है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट के कारण जो पीएन जंक्शन की जो थिकनेस होती है बैरियर पोटेंशियल की वो डिक्रीज करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द ट्रांजिस्टर प्रोवाइड गुड पावर एम्प्लीफिकेशन व्हेन दे आर यूज्ड इन। आपसे पूछा गया है ट्रांजिस्टर अच्छी शक्ति प्रवर्धन प्रदान करते हैं जब वे उपयोग में लाए जाते हैं। किस में उपयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, ऑप्शन बी है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ऑप्शन सी है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जब यूज में लाते हैं तो उसका गुड पावर एम्प्लीफिकेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ जीनर डायोड इज यूज्ड फॉर। आपसे पूछा गया है एक जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए है रेक्टिफिकेशन में, ऑप्शन बी है मॉड्यूलेशन में, ऑप्शन सी है डिटेक्शन में, ऑप्शन डी है वोल्टेज रेगुलेशन में। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज रेगुलेटर में जीनर डायोड का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ऑफ द टाइप। आपसे पूछा गया है पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में तरंग का प्रकार होता है कौन सा? ऑप्शन ए है एक्सरे, ऑप्शन बी है गामा रेज, ऑप्शन सी है अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डी है इंफ्रारेड। सो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इंफ्रारेड होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर